और अब बारी है हमारे अगले पैनल की। चर्चा करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर केपी यादव, वाइस चांसलर मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर से। जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रोफेसर केपी यादव। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर सुनील एस बालानी, मैनेजिंग डायरेक्टर ITSA हॉस्पिटल। आप दोनों का स्वागत है। और आज इमर्जिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। किसी भी राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो पिलर हैं जिस पे राज्य की प्रगति, वहाँ के लोगों की बेहतरी टिकी होती है। तो बस चर्चा करेंगे। ओवर टू यू कीर्ति। बिल्कुल तृप्ति, आप भी ज्वाइन करिए और पैनल की शुरुआत करते हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। शिक्षा और स्वास्थ्य दो बेहद महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिनसे एक राज्य की पहचान होती है और उसी को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मेरा प्रोफेसर केपी यादव जी आपसे रहने वाला है, क्योंकि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की पहली प्राइवेट विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की, तो मैथ्स यूनिवर्सिटी यहाँ की जो शैक्षणिक यात्रा है ये कैसी रही है, इसके संबंध में बताइएगा कुछ। मैथ्स विश्वविद्यालय 2006 में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ और 2007 से इसने अपनी एकेडमिक जर्नी शुरुआत की। आज लगभग 19 साल हो गए हैं। 2018 में हमने नैक एक्रेडिटेशन B++ ग्रेड प्राप्त किया था और अभी 2025 में हमने पूरे छत्तीसगढ़ में न केवल प्राइवेट विश्वविद्यालयों में, सरकारी विश्वविद्यालयों को मिलाकर भी नैक का A+ ग्रेड 3.30 स्कोर प्राप्त किया है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए हाईएस्ट है। और 2018 में मैं आपको बता दूं कि जब हमने B++ स्कोर हमें मिला था, उस समय प्राइवेट विश्वविद्यालयों में भी हमारा स्कोर सबसे ज़्यादा था, हाईएस्ट था। मैथ्स विश्वविद्यालय शुरुआती दौर के बाद लगातार प्रोफेशनल कोर्सेज, स्किल बेस्ड कोर्सेज और स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में हम लोग पिछले 18-19 साल से कार्य कर रहे हैं और पूरा का पूरा इंफ्रा, दो हमारे कैंपस है, एक पंडरी कैंपस है, दूसरा गुल्लू आरंग कैंपस है, और पूरा इंफ्रा हमारा स्टेट ऑफ आर्ट, जिसको मॉडर्न कह सकते हैं। करीब 90% क्लासरूम्स ICT इनेबल्स हैं, जिसके द्वारा अब जो चाक और टाक की हम बात करते थे कि पुराना जो पद्धति थी पढ़ाने की, चाक एंड टॉक, उसको हमने अपसलीट करते हुए आज के मॉडर्न युग में LCD प्रोजेक्टर्स, LCD क्लासरूम्स, IT इंटरनेट, और दोनों ही कैंपस में हमारा 1 Gbps की स्पीड है अलग अलग। तो हमने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच देते हुए, प्लेसमेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए और वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखते हुए नैक में A+ ग्रेड प्राप्त की है। जी, मतलब स्टेट से वर्ल्ड तक मैथ्स यूनिवर्सिटी। और मैथ्स यूनिवर्सिटी जाना माना नाम है जहाँ के स्टूडेंट्स ने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। और आगे आपसे बातचीत करेंगे। मैं मिस्टर सुनील आपके पास आना चाह रही हूँ। ITSA हॉस्पिटल, सबसे पहले तो ये पूरा नाम हम जानना चाहेंगे कि ITSA हॉस्पिटल, इसकी अवधारणा क्या है और स्कोप आप देखते हैं जिस तरीके का कि कैसे बेहतरी की जाए लोगों की इलाज करते हुए, तो कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं ITSA हॉस्पिटल को? सबसे पहले धन्यवाद आप सभी को हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ITSA हॉस्पिटल एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो अभी 23 मई को ही जिसका इनॉग्रेशन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष और लगभग सारे मंत्रियों के द्वारा। ITSA एक वर्ड जो है ये चिकित्सा, ITSA नहीं है, पहले वो ITSA है। सो चिकित्सा से हमने एक शब्द अलग कर लिया, ITSA। एक नया ब्रांड बनाने की इच्छा थी, एक नया वर्ड खोजने की इच्छा थी कि वर्ड भी कुछ नया ही हो। सो चिकित्सा से संबंधित ये प्रोजेक्ट था, तो चिकित्सा में से एक वर्ड ले लिया ITSA, और वो इट साउंडेड वेल, तो ITSA नाम आ गया उसका। अब विश्व स्तरीय सुविधाएं देना, या जो आज कोविड के बाद से पूरे समाज में या सभी जगहों पे हमने देश में पाया कि सब जगहों पे अस्पतालों की बहुत कमी थी, और उसी दरमियान इसकी कल्पना हमने की। उस कल्पना के बाद में ये मैंने देखा कि कैसे इसको विश्व स्तरीय या देश के सबसे अच्छे 5-4 अस्पतालों के आसपास का बनाया जा सकता है। वही कोशिश की है
और अपने एक्शंस में भी आगे वही कोशिश करने की इच्छा है। बिल्कुल, और उम्मीद भी यही है कि जिस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है उसी उद्देश्य पर ये कायम रही और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जा सके। प्रोफेसर केपी यादव जी, क्योंकि आपने जिक्र किया कि हम नंबर 1 हैं और नंबर 1 बनने के लिए आपको बहुत अलग होना पड़ता है बाकियों से। अगर मैं बात करूं मैथ्स यूनिवर्सिटी की, तो ये ऐसी कौन सी विशेषताएं होंगी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नंबर 1 बनाती हैं और बाकियों से अलग बनाती हैं? जी, नंबर 1 बनने के लिए सबसे पहले काम में ईमानदारी और पूर्ण लगन की ज़रूरत होती है, जो हमारी टीम हमारे सम्माननीय चांसलर श्री गजराज पगारिया जी के सानिध्य में काम करती है। हम लोग लगातार होलिस्टिक डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशंस, स्किल डेवलपमेंट, स्टूडेंट फोकस्ड अप्रोच, स्टूडेंट डिमांडिंग अप्रोच और उनका प्लेसमेंट, इस सब पे लगातार होमवर्क करते हैं और उसी होमवर्क के बेसिस पर उसका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करते हैं। एज ए वाइस चांसलर इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी, एजुकेशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है, तो उसको हम एश्योर करते हैं कि ये किसी भी तरह से कोई भी छात्र उससे वंचित ना रह जाए। और उसी कदम को बढ़ते हुए जब एक्रेडिटेशन के लिए जाते हैं या किसी सरकारी मान्यता के लिए जाते हैं तो उसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। 2018 में B++ के बाद जब हम A+ के लिए या A++ के लिए ट्राई कर रहे थे तो लोगों ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में A+ तो शायद एक ड्रीम सपना होगा, पर हम लोगों ने करीब 2024 में रात दिन रात के 11 बजे 12 बजे इवन कई बार 2-2 बजे तक काम किया और फिर उसको इंस्टीट्यूशंस को A+ ग्रेड में लेकर आए। आज हमें लगता है कि ये दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल है कि जो हमारे पीछे हैं। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में प्राइवेट सेक्टर में 2 इंस्टीट्यूशंस, 2 यूनिवर्सिटीज़ A ग्रेड हैं और एक हमारी यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड है, बाकी B या B+ ग्रेड में आते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट वहाँ अभी A ग्रेड और A+ ग्रेड की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं है। रविशंकर शुक्ला पहले हुआ करती थी, अब वो भी B++ में है, मेरे हिसाब से वो नहीं है। तो हम लोगों ने इन सब, कहते हैं ना, दूसरों से सीखिए। हमने उन दूसरों से भी सीखा कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, क्या उनकी कमियां रह गई और उसको हमने लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश किया है। और दूसरा ये हमेशा हमारे मैनेजमेंट का, प्रबंधन का और हम लोगों का लगातार ये प्रयास रहता है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ शिक्षण के लिए आए या कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए आए, भले वो शॉर्ट टर्म कोर्स हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो, या कोई रिसर्च प्रोग्राम हो, उसमें उसको किसी भी तरह की असुविधा ना हो और किसी तरह की अगर कोई फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है तो उसको भी हम लोग उसकी मदद करें। और हर तरह से ये कोशिश करते हैं कि संस्थान में जो भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो यहाँ पे अच्छे लर्निंग के साथ बाहर निकले और उसका प्लेसमेंट भी अच्छा हो, ताकि वो आगे समाज में अपने लिए समाज की सेवा कर सके। अगर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है तो वो भी सोच सकता है कि मैं मैथ्स यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूं। जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों के मन में ये होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो फीस बहुत ज़्यादा होगी, बट मैं आपको बता दूं कि वैसे तो छत्तीसगढ़ सरकार खुद SC, ST, OBC की स्कॉलरशिप देती है। उसके अलावा हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में माननीय गजराज पगारिया जी के नाम पे चांसलर स्कॉलरशिप्स हम लोग देते हैं। तो बच्चों की जो मेरिट होती है 60%, 70%, 80%, उसकी बेसिस पर 10%, 20%, 30% हम उनको नॉर्मल डिस्काउंट देते हैं। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी के जो 2 कैंपस है, उसमें जो मेन कैंपस पंडरी गुल्लू आरंग में है, यहाँ पे सिटी कैंपस है, तो गुल्लू आरंग कैंपस में हमारे पगारिया जी का एक ड्रीम है कि विद इन द 25 किलोमीटर की पेरीफेरी में जितने भी गाँव पड़ते हैं उन सभी गाँवों को हम लोग कम से कम 70-80% स्कॉलरशिप देते हैं हर बच्चे को, भले वो धनाढ़ क्यों ना हो, पर हम उसको 80%, 70% स्कॉलरशिप देते हैं और वहाँ उन बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सर्विस भी फ्री देते हैं। तो इससे उस एरिया का एजुकेशन सेक्टर में, स्पेशली हायर सेक्टर में मोटिवेशन के तौर पर भी काम करता है कि जो जिन बच्चों को उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही, अगर आप वो सुविधाएं देते हैं तो बच्चे मोटिवेट होते हैं कि वो पढ़ें जाकर के, अगर उनके पास उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। मैं लौटूंगी आपके पास। मिस्टर सुनील जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आपने इट्सा इसका जिक्र किया, मैं इसकी टैगलाइन अगर समझना चाहूं तो वो क्या रहेगी और इसका मतलब क्या है? इट्सा हॉस्पिटल की टैगलाइन है हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, हार्मोनी। सो हेल्थ केयर तो किसी भी हॉस्पिटल का बेसिक सोल है। हेल्थ केयर सोल हो गया हॉस्पिटल का। हॉस्पिटलिटी और हार्मोनी, मुझे लगता है, मेरे अनुभवों से लगता है या मैंने जो देखा है उससे लगता है कि हार्मोनी और हॉस्पिटलिटी की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। सो जब भी हॉस्पिटल बनाने का ख्याल ये आया 2020 के आसपास,
तो मैं हमेशा से सोचता था कि मुझे ऐसा हॉस्पिटल बनाना है जिसके अंदर में हम आने वाले हर पेशेंट को या उसके परिवार को आदर और प्यार और सम्मान के साथ ट्रीट कर सकें। ट्रीट करना तो हॉस्पिटल का काम है, लेकिन आदर प्यार और सम्मान उसके साथ जुड़ना, जैसे आज होता है कई दफ़ा ये हमने देखा है कि लोग बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, कुछ जाते हैं क्लिनिकल रीजन से कि वहाँ के डॉक्टर्स की शायद एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, 25-25 40 साल के एक्सपीरियंस है, लेकिन ज़्यादातर लोग जाते हैं हॉस्पिटलिटी जो लैकिंग मिलती है, शायद लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलती है यहाँ पर, शायद वो सम्मान नहीं मिलता है, वो प्यार नहीं मिलता है कि लोग उनसे हॉस्पिटल के अंदर में जो टीम है उनको सही तरीके से काउंसलिंग कर सके, उनको सही तरीके से गाइड कर सके। सो हॉस्पिटलिटी हमारी टैगलाइन का एक दूसरा मुख्य अंग है। हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य, जो मैं समझ पाता हूँ। तो सामंजस्य मतलब शरीर, मन और भावनाओं का सामंजस्य। हम ये अज्यूम करते हैं कि पेशेंट एक शरीर के तौर पे आया है, वो बीमार है, उसका परिवार उसका मन है, और हम भावना बन के उसको ट्रीट करें, उसकी केयर करें, तो शायद बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। एक वाइब बहुत अच्छी मिलती है पेशेंट को या उसके परिवार को, ट्रस्ट बढ़ता है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं ये एक घर में ट्रीटमेंट हो रहा है उसका। सो हमारी टैगलाइन है पेशेंट को एक घर जैसा माहौल देना और घर जैसा प्यार और आदर देना। क्लिनिकल तो ऑफ कोर्स फर्ज है हॉस्पिटल का। बिल्कुल। और अस्पताल आज संसाधन इतने हैं कि टेक्निकली इक्विप्ड भी होते हैं। अस्पतालों में बेहतर सुविधा देना हर किसी की पहली प्राथमिकता होती है। चूँकि आपका नया अस्पताल है और इसकी शुरुआत सोच आपने बताया है, तो एक बार फिर से आपसे जानना चाहूँगी कि शुरुआत कैसे हुई, और दूसरा ये कि आपने जो कहा कि हम मरीज को परिवार सरीखा महसूस करवाते हैं और उस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो ऐसे में और खासियत डॉक्टर्स की, फैसिलिटीज़ की आप क्या आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपके यहाँ कोई आए मरीज तो वो भला चंगा होके जा रहा है? हा? हमारा अस्पताल एक 350 बेडेड अस्पताल है और सारी एडवांस टेक्नोलॉजी, जो भी इक्विपमेंट्स हैं सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैथ लैब होता है जो हार्ट के लिए होता है। कैथ लैब हमारा फिलिप्स का कैथ लैब है जो वन ऑफ द लेटेस्ट इन इंडस्ट्री है। सो टेक्नोलॉजी वाइज जैसे हमारे अस्पताल के 2 विंग है, टेक्निकली 3 विंग है। एक मल्टी विंग जो कि 175 बेड हॉस्पिटल है, एक पीडियाट्रिक विंग जो 175 बेड हॉस्पिटल है, और तीसरा विंग है वेलनेस एंड डायग्नोस्टिक। सो इन 3 विंगों का कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता सेंट्रल इंडिया में कोई अस्पताल है। 175 बेड का पीडियाट्रिक, 75 बेडेड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल सेंट्रल इंडिया में कहीं नहीं है। विथ अ कॉम्बिनेशन तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि कॉम्बिनेशन में उसको सारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज किसी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के पास होती ही नहीं है, नहीं बनी है, वो यहाँ पर बनी है। सिटी, MRI, कैथ लैब, सोनोग्राफी, ECG, EEG, ये सारी सुविधाएं बच्चों के लिए भी उपलब्ध है। सुविधाएं एक साथ कहाँ पर? एड्रेस भी बता दीजिए सर हमको। इट्सा हॉस्पिटल अंबुजा माल के सामने सड्डू में है। सो ये सारी सुविधाएं होने से बच्चों का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें 90 बेडेड NICU है, नवजात शिशुओं का होता है। सो हमारे अस्पताल में नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक के इलाज की पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, विथ ऑफ कोर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स। बिल्कुल। और जब ये सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध होंगी तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हॉस्पिटैलिटी के लिए लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं क्योंकि वहां पर बेहतर सुविधाओं के साथ साथ आपको वो व्यवहार मिलता है जो एक पेशेंट और उसके परिवार को ऐसे वक्त में चाहिए होता है जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो वो इट्सा हॉस्पिटल अब ज़रूर आएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास सर, और मेरा सवाल आपसे रहने वाला है KP यादव जी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की तो उसको और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की क्या भूमिका और होनी चाहिए? क्या ऐसे कदम होने चाहिए जो कि आप सोचते हैं कि उसमें राज्य सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए, और प्राइवेट कॉलेजेस की उसमें क्या भूमिका रहनी चाहिए? आपका जो पहला सवाल है राज्य सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, मैंने कई साल पहले एक किताब लिखी थी, सरकार के सरोकार। राज्य सरकार की जिम्मेदारी या सरकार की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, सुरक्षा की है। उसमें शिक्षा एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो सरकार लगातार इसमें प्रयासरत है, परंतु मुझे जो आंकड़ा दिखता है वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आंकड़ा नेशनल एवरेज से कम है। छत्तीसगढ़ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो नेशनल एवरेज के बिलो नीचे आता है,
जो मुझे लगता है सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसमें आगे बढ़ती रहेगी। जहाँ तक राज्य सरकार की आगे की बात है, राज्य सरकार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका नैक एक्रेडिटेशन हो या टाइम्स हायर रैंकिंग हो या QS स्टार रैंकिंग हो या NIRF रैंकिंग हो, जो नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग है उनमें उन यूनिवर्सिटीज़ का, विश्वविद्यालयों का योगदान अभी बहुत सराहनीय नहीं दिखता है, जो अभी निगेटिव है। अब रही बात आपके दूसरे प्रश्न की, प्राइवेट सेक्टर लगातार इसमें मेहनत कर रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आज के 30-40 साल पहले हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, 50 साल पहले, और जो लोग बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं शायद वो लोग भी सरकारी स्कूलों से पढ़े होंगे। बट आज आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में शायद भेजने से संकोच करते होंगे, पब्लिक स्कूलों में भेजना ज़्यादा अच्छा पसंद करते होंगे। और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले 20-30 साल बाद वही सिचुएशन हायर एजुकेशन में भी होगी कि लोग अपने बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भेजेंगे। सरकारी की हालत शायद जैसे स्कूलों की है वैसे ही कुछ विश्वविद्यालयों की भी हो सकती है, अगर सरकार ने समय रहते इसको ध्यान नहीं दिया तो मेरा ये मानना है कि प्राइवेट सेक्टर को एक तो क्लस्टरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हायर एजुकेशन लगातार बहुत महंगा होता जा रहा है। उसको एक साथ इतने रैंकिंग के लिए, NIRF के लिए, वर्ल्ड रैंकिंग के लिए, QS स्टार के लिए, टाइम्स हायर रैंकिंग के लिए जो ये सिस्टम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस की ज़रूरत है, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स की ज़रूरत है जो छत्तीसगढ़ में अवेलेबल नहीं होते हैं, बाहर से हायर करने पड़ते हैं। तो मेरा ये अनुमान है और मेरा इस दिशा में प्रयास भी है कि बाहर से भी हम प्रोफेसर्स को हायर करेंगे और कोशिश करेंगे प्राइवेट विश्वविद्यालय और स्पेशली मेरा विश्वविद्यालय लगातार इसमें आगे बढ़े और हम छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा अच्छी से अच्छी गुणवत्ता शिक्षा दे सकें। और ये आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर पब्लिक सेक्टर्स के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या हो, आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करते हुए अगर सरकार को ये संदेश दे रहे हैं तो ये उद्देश्य समझ में आता है कि मैट्स यूनिवर्सिटी का पर्पस, और जिस तरीके से गजराज जी लगातार काम करते रहे हैं, ये पर्पस ये है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ एक बड़ा मुकाम हासिल करें। दोबारा आपके पास लौटेंगे। मैं सुनील जी आपके पास आ रही हूँ। आपने विशेषताएं तो बता दी कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबका ख्याल रखा जाएगा इट्सा में। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इलाकों के लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि अच्छा इलाज हो, किफ़ायती इलाज हो, अफोर्डेबल सुविधाएं मिले, तो इट्सा से कितनी उम्मीदें रखें लोग? जिस दिन हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने डायस से कहा था कि मेरी इच्छा है कि ये अस्पताल बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये अस्पताल गरीबों का भी 25% गरीबों का कम से कम इलाज करे। उनका उद्देश्य इस बात से यही रहा होगा कि आयुष्मान योजनाओं के अंतर्गत भी इलाज करे। सामान्यतः कुछ अस्पताल डिनाई कर देते हैं उसके लिए, इसलिए शायद उनकी ये मंशा रही होगी बोलने की। तो मैंने वापस उनकी स्पीच खत्म होने के बाद मैं वापस डाइस पे गया और मैंने उन्हें अश्योरेंस दिया कि हमारा अस्पताल 50% से भी ज़्यादा आयुष्मान के गरीब पेशेंटों का भी ख्याल रखेगा और सारी सरकारी योजनाओं का, उन योजनाओं के सही दरों के मुताबिक उनका इलाज करके देगा। सो सरकारी योजनाओं का पूर्णतः पालन किया जाएगा। जो गरीबों के पास आयुष्मान के कार्ड होते हैं उनका भी, और जिनके पास नहीं भी हैं उनका भी इलाज करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये हमने वचन दिया और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक और सवाल इसी में मैं आपसे जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि एक हॉस्पिटल के लिए अपना जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, लोगों में वो कॉन्फिडेंस आना कि हम इस हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें बेहतर इलाज मिलेगा, बेहतर डॉक्टर्स मिलेंगे, बेहतर कंसल्टेशन मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस और कैसे लोगों का विश्वास जीतने का काम आप लोग कर रहे हैं? उसके लिए हमने जो भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ जिन्होंने हमारा साथ दिया है, जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, एसोसिएट हुए हैं, कुछ रायपुर के बहुत सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, कुछ बहुत टैलेंटेड यंग डॉक्टर्स भी हैं। टैलेंटेड यंग डॉक्टर्स से मेरा मतलब है जिनका 3 या 4 सालों का अनुभव रहा हो, लेकिन वो टैलेंटेड हैं और उन्होंने काम का एक्सपोजर उन्हें शायद 10 साल का मिला है, क्योंकि कुछ एम्स से आए हैं। हमने ये महसूस किया है, शायद हम सब जानते हैं कि एम्स में एक डॉक्टर दिन में 100 पेशेंट देखता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में शायद 40 पेशेंट देखता है। सो अगर किसी डॉक्टर ने एम्स में 4 साल काम किया है, या KEM मुंबई में 4 साल काम किया है, या JJ कॉलेज मुंबई में काम किया है, तो उसका अनुभव किसी भी दूसरे प्राइवेट अस्पताल के मुकाबले शायद 2 गुना 3 गुना होता है। सो काफ़ी टैलेंटेड और डेडिकेटेड डॉक्टर्स की टीम है। जो भी लोग अभी तक आ रहे हैं, जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं अक्सर बाहर निकल के अपने केबिन से पेशेंट से बात करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, तो हर एक ने डॉक्टर्स की बड़ी तारीफ़ की है। कुछ बहुत सीनियर सर्जन्स हमारे यहाँ अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। आई फील वेरी
ब्लेस्ड कि वो सारे इतने सीनियर सर्जन्स भी हमारे यहाँ जुड़े हैं। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, रायपुर का ब्रांड है, कोई बहुत बड़ा नेशनल ब्रांड नहीं है। हमारी इच्छा यही है कि हम छत्तीसगढ़ से एक हॉस्पिटल का ब्रांड क्रिएट करें, और उस दिशा में हमने ये प्रयास किया है। उसी प्रयास के लिए हमने इतनी सारी सुविधाएं जोड़ी है, इतनी सारी यूएसपीज जोड़ी हैं, अपनी टैगलाइंस को एक मीनिंग दी है और उनके एक्शंस पे भी काम करना शुरू किया है। बहुत ही शानदार। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हम 25% से बढ़कर 50% गरीबों का इलाज करेंगे, तो सेवा तो यही होती है कि अस्पताल सेवा का माध्यम है, जिसमें आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, केपी यादव जी, आपकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आपके क्या हैं? क्योंकि हर बार मैट्स के नए नए जो इनिशिएटिव होते हैं वो बच्चों में कुछ बेहतर कर गुजरने की प्रेरणा देते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम लोग अभी इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो इंडिया सरकार देती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देता है, उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है, और मुझे लगता है कि सेंटर जो इंडिया है सेंट्रल, उसमें भी कोई नहीं है, तो उसमें एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बने। दूसरा, ग्लोबल रिकग्निशन बने। हम अभी A+ हैं, अगर उसकी बात करें नैक में भी कैटेगरी चेंज हो गई तो लेवल 4 पे हैं, लेवल 5 पे जाना है ताकि हम वर्ल्ड रैंकिंग में आ सकें। तो वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से QS स्टार रैंकिंग है, टाइम्स हायर रैंकिंग है, संघाई रैंकिंग है, ये जितने भी रैंकिंग्स हैं उनकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि उस दिशा में प्रयासरत हो, और मैट्स विद्यालय जिस तरह से लीड कर रहा है उस तरह आगे वो दूसरों को भी मार्गदर्शन दे, उनको भी एक कंपटीशन की भावना आए कि मैट्स अगर पहुँच सकता है तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत से ही सब कुछ होता है। आप स्मार्ट स्टडी करें, समय का उपयोग करें, जीवन का लक्ष्य बनाएं। बिना लक्ष्य के जीवन तय नहीं होता, इसलिए लक्ष्य बनाना, टारगेट्स बनाना, गोल बनाना बहुत ज़रूरी है, और आप उन गोल को पाने के लिए ईमानदारी से काम करें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं। और इन्हीं कुछ के साथ जहाँ कहीं भी आपको परेशानी हो, चाहे आपकी UPSC एग्जाम हो, चाहे CGPSC एग्जाम हो, या आपके जुडिशरी के एग्जाम्स हो, हमारे बच्चे सब जगह सेलेक्ट हो रहे हैं। हम लोग लगातार उन बच्चों को अलग से शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य अलग से करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भले आप मैथ्स का पार्ट हो या ना हो, अगर आपको वैसी कोई सुविधा चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसमें आपको ज्ञान दर्शन के लिए, प्रशिक्षण के लिए तैयार है, और इसका आप लाभ उठाएं और छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील भी कुछ कहना चाहते हैं लोगों से। जैसे मैंने आपसे बताया कि हमने हॉस्पिटल में हॉस्पिटैलिटी, हार्मोनी का बहुत ख्याल रखा है। उसी दृष्टिकोण से एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि कभी भी हम अस्पताल में लोग जाते हैं तो उनको 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे डॉक्टर से मिलने के लिए वेट करना पड़ता है। हमने अपने हॉस्पिटल में टाइम की इतनी पाबंदी की है कि कोई भी पेशेंट जो अपॉइंटमेंट लेकर आता है और उसको जिस तरीके से अपॉइंटमेंट दिया जाएगा हमारे सिस्टम से, 45 मिनट से ज़्यादा अगर उसको किसी डॉक्टर से मिलने के लिए वेट करना पड़ा तो उसके OPD चार्जेस वापस कर दिए जाएंगे और डॉक्टर भी देखेंगे उसे। सो 45 मिनट्स वेटिंग टाइम की गाइडलाइन हमने फिक्स की है खुद पर कि हम उससे पहले पेशेंट को सर्व करेंगे। ये तो बहुत बड़ी गारंटी है, बहुत बड़ी गारंटी है। और एक अस्पताल चलाने वाले ही ये सोच सकते हैं, और डॉक्टर्स पे भी एक पॉजिटिव प्रेशर रहता है। हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम चाहते हैं कि लोगों के समय की रिस्पेक्ट की जाए। हाँ, मेरा ये मानना है कि जो भी लोग आते हैं वो बीमार हैं, तकलीफ में आ रहे हैं, तो उनके समय की डिसरिस्पेक्ट क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं हम कर सकते उनके समय की रिस्पेक्ट? बिल्कुल, बहुत ही शानदार, क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान और समय ही बलवान, इसलिए समय का सदुपयोग हो, चाहे वो पढ़ाई के टिप्स हो, चाहे वो इलाज के लिए बात हो। तो आप दोनों को शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करते रहें, अपने एक्सपीरियंस से छत्तीसगढ़ को मार्गदर्शन देते रहें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवर टू यू कीर्ति। बिल्कुल, तो बहुत शुभकामनाएं हैं आप दोनों खास मेहमानों को, क्योंकि ये दोनों खास मेहमान उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो इमर्जिंग छत्तीसगढ़ के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक साबित होता है। प्रोफेसर KP यादव और मिस्टर सुनील S. बालानी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने